हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को ब्रॉडली 4 टाइप में डिवाइड किया गया था। ठीक है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ अपन ने देख लिया था। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था? कॉम्बिनेशन का मतलब था जब दो डिफरेंट चीज़ें, दो डिफरेंट एलिमेंट्स अगर आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कॉम्बिनेशन। और डिकम्पोजिशन मतलब एक ही एलिमेंट, एक ही रिएक्शन था, एक ही रिएक्टेंट था, वो रिएक्टेंट दो पार्ट में सेपरेट हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो उसको अपन डिकम्पोजिशन बोल रहे थे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब था कि एक कोई कंपाउंड है प्लस दूसरा कोई एलिमेंट है, एक कोई कंपाउंड है प्लस दूसरा कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो एक एलिमेंट वो कंपाउंड में से जो लेस रिएक्टिव था उसको डिस्प्लेस कर रहा था। जैसे अपन ने देखा था CuSO4 प्लस Fe। अब इसमें मोर रिएक्टिव कौन था? मोर रिएक्टिव था Fe एज कम्पेयर टू कॉपर। इसके लिए ये रिएक्शन में क्या हुआ, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट था Fe उसने डिस्प्लेस कर दिया लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को, उसने डिस्प्लेस कर दिया या तो रिप्लेस कर दिया लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को। सिमिलरली इसमें भी हुआ लेड में, पीबी भी लेड भी मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो लेड ने भी क्या किया, लेड ने भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और उसके साथ कंपाउंड बनाया सल्फेट के साथ। मतलब यहाँ पे कॉपर तो डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे भी कॉपर डिस्प्लेस हुआ। तो Fe और लेड मतलब आयरन एंड लेड दोनों ही ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये था तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे किसी एक का प्रेसिपिटेट बनेगा और एक रहेगा एक्वियस फॉर्म में। तो इसको बोलेंगे अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्टेंट दोनों ही एक्वियस फॉर्म में है, बट प्रोडक्ट में एक एक्वियस रहेगा और एक प्रेसिपिटेट बन के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने जो पढ़ा था उसको मैंने रिकैप कर दिया क्योंकि इम्पोर्टेंट था। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अभी देखो मैंने तुमको इसके फर्स्ट लेक्चर में, ये चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में ही मैंने तुमको बताया था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या होता है। तो तभी मैंने जब तुमको फिजिकल चेंज बताया था तब मैंने बताया था कि देखो अगर आइस है और आइस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, वाटर फॉर्म में लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो तुम लोग ही चेक करो वो सराउंडिंग से मतलब उसके बाहर से क्या लेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा कि हीट को निकालेगा। अब तुम लोग ये चीज सोच सकते हो, अगर आइस है और आइस को तुम लोग हीट दे रहे हो तभी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा ना। अब हीट देने का सिंपल सा मतलब क्या है, अभी तुम लोग आइस कहाँ फॉर्म होता है नॉर्मली, फ्रीजर में। ठीक है, फ्रीजर में ठंडा सा टेम्परेचर रहता है। अब तुम फ्रीजर के बाहर जैसे ही तुम लोग आइस को निकालोगे तो डेफिनेटली उसके आजू, ये जो आइस का जो क्यूब है इसके आजू बाजू का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो तो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर कितना होता है, अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजर में टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से 35 हुआ मतलब टेम्परेचर तो बढ़ा ना, 0 से 35 हुआ मतलब टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। मतलब ये जो आइस का क्यूब था अब जैसे ये सराउंडिंग में आ गया, तुम्हारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में आ गया, तो क्या करेगा, 35 डिग्री सेल्सियस हीट को लेगा तो वो आइस कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ, तुम लोग ने उसको हीट दिया ही ना। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि आइस प्लस हीट, आइस को तुम लोग हीट दोगे तो ये कन्वर्ट होगा लिक्विड में। इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अपन वैसे रिएक्शन को बोलेंगे जिनको हीट देना पड़े रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, जिनको हीट देना पड़े रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। उसका पूरा अपोजिट है इसका उल्टा प्रोसेस मतलब अगर लिक्विड लोगे
और लिक्विड को तुम लोग को आइस में कन्वर्ट करना है। लिक्विड को तुम लोग को आइस में कन्वर्ट करना है। तो लिक्विड को आइस में कैसे कन्वर्ट करोगे? जब इसमें से हीट रिमूव होगा तभी तो वो आइस में जाएगा। तो ये बनेगा, लिक्विड को आइस में कन्वर्ट करना है तो आइस प्लस हीट देगा, आइस प्लस हीट देगा। ठीक है, ये हीट को रिजेक्ट करेगा, हीट को निकालेगा, हीट को रिमूव करेगा। हीट को रिमूव करने वाले रिएक्शंस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको हीट लगता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हीट की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते ही वो हीट का भी जनरेशन करते हैं। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते ही वो हीट का भी जनरेशन करते हैं। ठीक है, इसका और तुमको केमिकल एग्जांपल देता हूँ, इसके और केमिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब तुम लोग इसको हीट करते हो, जब तुम लोग इसको हीट देते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का इफर्वेसेंस आता है, CO2 का एफर्वेसेंस आता है, CO2 गैस फॉर्म में निकलता है, एफर्वेसेंस। ओके, अब यहाँ पे तुम लोग हीट दे रहे हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये किस में आएगा? ये आएगा एंडोथर्मिक में, ये आएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसका पूरा अपोजिट, अगर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, अगर तुम लोग इसको वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, लिक्विड, अगर तुम लोग इसको वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, लिक्विड H2O लिक्विड वाटर के साथ में इसको रिएक्ट करोगे, तो ये प्रोडक्ट देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रोडक्ट देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ये थोड़ा सा हीट का जनरेशन भी करेगा, तो इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन होते हैं कि जहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उनको हीट इनपुट में देना पड़े। यहाँ पे जो हीट है, यहाँ पे जो इनपुट है, इनपुट में तुमको क्या मिलेगा? हीट मिलेगा। यहाँ पे इनपुट में हीट मिलेगा, और एक्सोथर्मिक में आउटपुट में तुमको क्या मिलेगा? हीट मिलेगा। यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा? हीट मिलेगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पे इनपुट में हीट दिया जाता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पे आउटपुट में हीट मिलता है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हीट की जरूरत पड़े, तो एंडोथर्मिक में इनपुट में हीट होगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिनका रिएक्शन होने पे प्रोडक्ट में अपने को हीट का जनरेशन मिले, प्रोडक्ट में अपने को हीट का जनरेशन मिले, मतलब हीट कहाँ मिलेगा अपने को? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक क्लियर हुआ? आई होप सो क्लियर हुआ। फिर से और एक बार वीडियो देखो, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की, जो है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सुना है इसके बारे में तुम लोग ने? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या तो रिएक्शन यू कैन से, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है? देखो, रेट मतलब क्या? जो भी ये केमिकल रिएक्शन हुआ, तो ये कितनी स्पीड से हुआ, स्पीड का मतलब होता है रेट, कि ये कितनी स्पीड से हुआ है या कितना टाइम में हुआ है, उसको कहा जाता है सिंपल वर्ड्स में रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का, ये बहुत सारी चीज पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन फास्ट कौन से केस में होगा, रिएक्शन स्लो कौन से केस में होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं तुमको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल बताता हूँ, जो याद रखना, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का। NaOH को अगर तुम लोग सॉलिड फॉर्म में लोगे और इसको लिक्विड H2O लिक्विड में डिसॉल्व करोगे, NaOH एक्वियस का फॉर्मेशन होगा, NaOH एक्वियस फॉर्म में बनेगा, तो डेफिनेटली ये हीट का जनरेशन करेगा, ये प्रैक्टिकली तुम लोग कर सकते हो। सिंपल सा NaOH थोड़ा सा लेने का लैब में, H2O वाटर लेने का, वाटर के अंदर थोड़ा सा डिसॉल्व करने का, और फिर वो बीकर को हाथ लगाओगे तो तुमको फील होगा कि थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि हीट जनरेट हुआ, इसके लिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल था एक्सोथर्मिक का। ओके, अब मैं बता रहा था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है? पहला है उसका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या? अब नाम से समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट का नेचर मतलब जो रिएक्टेंट है वो कितना ज़्यादा एक्टिव है या कितना ज़्यादा पैसिव है। एक्टिव और पैसिव मतलब वो जितना जल्दी रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा वो उतना ज़्यादा एक्टिव हो गया। जो जितना जल्दी रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा वो उतना ज़्यादा एक्टिव हो गया। वो क्या हो गया? उतना ज़्यादा ही एक्टिव हो गया। तो अगर तुम लोग अल्यूमिनियम एंड जिंक, अल्यूमिनियम एंड जिंक अगर दोनों को तुम लोग HCl के साथ, किसके साथ? HCl के साथ रिएक्शन करने के लिए छोड़ देते हो। किसके साथ? HCl के साथ। इसको भी HCl के साथ, अल्यूमिनियम को भी HCl के साथ और जिंक को भी HCl के साथ। अगर दोनों एलिमेंट्स को तुम लोग HCl के साथ रिएक्शन करने के लिए छोड़ देते हो तो प्रोडक्ट में तुम दोनों को, मतलब ये वाले रिएक्शन में भी और ये वाले रिएक्शन में, दोनों ही केस में तुमको प्रोडक्ट में H2 गैस तो मिलेगा। दोनों ही केस में तुमको प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा, नो डाउट। लेकिन जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा तो कौन से केस में जल्दी रिलीज होगा? तो वो एल्यूमिनियम के केस में जल्दी रिलीज होगा। एल्यूमिनियम के केस में जल्दी रिलीज होगा। देखो मैं रिएक्शन लिख के बताता हूँ। ये है एल्यूमिनियम और ये है HCl। तो एल्यूमिनियम प्लस HCl में होगा क्या? यहाँ पे H2 गैस का जनरेशन होगा। H2 गैस का जनरेशन होगा तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये एल्यूमिनियम है और एक क्लोरीन है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। पीरियोडिक टेबल से फाइंड आउट करो तो ये बन जाएगा AlCl3 प्लस H2 गैस। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? वो तुम लोग चेक करो, तुम लोग रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखो और रिएक्शन बैलेंस करो। ये होमवर्क है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट करोगे तो अच्छा है, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जिंक प्लस HCl का भी रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट में ZnCl2 बनेगा। प्लस यहाँ पे H2 गैस रिलीज होगा। ये रिएक्शन में बैलेंस नहीं है, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, बट ज़रूरत नहीं है कुछ बैलेंस करने की। मैं बस इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, लेकिन कौन से केस में जल्दी रिलीज होगा? वो एल्यूमिनियम के केस में जल्दी रिलीज होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जिंक। ठीक है। मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्टेंट तुम्हारा ज़्यादा रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो जल्दी रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा और रिएक्शन बहुत तेज़ी के साथ होगा, बहुत स्पीड में होगा। ठीक है। तो फर्स्ट था नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड है साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या? देखो, अगर तुम लोग कोई भी चीज़ कर रहे हो, एक सिंपल सा एग्जांपल लो। ठीक है। मम्मी को देखो, कभी किचन में देखो मम्मी आलू उबालती है। मम्मी जब कुकर में आलू उबालती है तो कभी नोटिस करना, ध्यान से नोटिस करना। तुमने नोटिस नहीं किया होगा, कभी देखा नहीं होगा, बट देखना, जब मम्मी कुकर में आलू उबालने लगती है तो कभी भी पूरे के पूरे आलू नहीं रखती है, नॉर्मली नहीं रखती है। क्यों नहीं रखती है? क्योंकि अगर पूरे आलू रखा तो उसको उबलने के लिए टाइम लगेगा। और जब तुम लोग आलू को 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, 2 से ज़्यादा, मतलब जनरली अगर तुम लोग आलू को डिवाइड करोगे और फिर उसको उबालने के लिए रखोगे तो जल्दी उबलेगा। क्यों जल्दी उबल रहा है? ये केस में है तो आलू ही ना, तुम लोग दोनों ही केस में उसको पका रहे हो, तो एक केस में जल्दी क्यों उबल रहा है और एक केस में लेट क्यों उबल रहा है? तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि जब एक आलू पूरा का पूरा आलू था, जब पूरा का पूरा वो बड़ा आलू था, तो हो क्या रहा था? वो बस साइड से हीट ले रहा था। कहाँ से ले रहा था? साइड से हीट ले रहा था, इसके लिए जल्दी नहीं उबल रहा था। लेकिन यही आलू को अगर तुम लोग बीच में से काट दोगे, मतलब ऐसे 2 पार्ट में बढ़ गया, अभी 2 हिस्सों में बढ़ गया आलू। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे यहाँ से तो हीट ले ही रहा था सराउंडिंग से, वो कुकर में यहाँ से तो उसको हीट मिलेगा ही, वो यहाँ से भी हीट मिलेगा। बट ये केस में बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि अभी ये यहाँ से भी हीट लेगा, यहाँ से भी ये एनर्जी लेगा और जल्दी उबलेगा।
यहाँ से भी ये एनर्जी लेगा और जल्दी उबलेगा। बट ये केस में बीच में का कोई गैप नहीं था, आलू कंप्लीट था, इसके लिए इसको उबलने के लिए टाइम लग रहा था। ये केस में क्या हुआ, तुम लोग ने बीच में से कट करके उसको एनर्जी के लिए जगह दे दिया। मतलब तुम लोग ने क्या किया, जो रिएक्टेंट था, जो रिएक्टेंट का साइज था उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। स्मॉल यहाँ पे बिग था, यहाँ पे स्मॉल कर दिया। इसके लिए रिएक्शन क्या हो गया, जल्दी हुआ। तो ये मैंने सिंपल रियल लाइफ का एग्जांपल दिया। वैसे तुम लोग केमिकल फॉर्म में भी देख सकते हो, केमिकल फॉर्म में भी देख सकते हो। जो तुम्हारा शाब्दिक टाइल होता है, जो कड़प्पा टाइल होता है, वो टाइल को अगर तुम लोग स्मॉल स्मॉल पार्ट में रखोगे, ठीक है, स्मॉल पीसेस में उसको लोगे और एक टेस्ट ट्यूब में उसको रखोगे। अब टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद उसके अंदर HCl डालो। क्या डालो, HCl डालो। और ऑन द अदर हैंड मतलब एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर छोटे छोटे पीस ले लो टाइल्स के, और उसके अंदर HCl डालो। दूसरा एक टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर ये जो पीस था ना, पीस मत लो, पूरा पाउडर फॉर्म में ले लो। कौन से फॉर्म में ले लो, एकदम स्मॉल पाउडर फॉर्म में ले लो। और फिर उसके अंदर सेम, इसमें अगर थोड़ा सा HCl डाला था, सेम अमाउंट इसमें भी डालो। चेक करना कौन से केस में CO2 जल्दी निकलता है, कौन से केस में CO2 जल्दी निकलता है। तो ये वाले केस में जहाँ पे पाउडर फॉर्म है वहाँ पे CO2 जल्दी निकलेगा। तो इसका मतलब क्या, साइज ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या, कि रिएक्टेंट का साइज जितना बड़ा रहेगा उतना रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, और जितना रिएक्टेंट का साइज स्मॉल रहेगा उतना जल्दी स्पीड से, उतना ज़्यादा स्पीड से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट लो, बाकी के और भी फैक्टर्स है, बट ये वीडियो में इतना काफ़ी है, ठीक है। तो पहले इतना देखो, अच्छे से समझो, और फिर अपन बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।